सुप्रभात। आज हम महाकाव्यों की उत्पत्ति तथा विकास का अध्ययन करेंगे। संस्कृत महाकाव्य की झलक सबसे पहले हमें ऋग्वेद में मिलती है। ऋग्वेद में ऐसे कई मंत्र हैं जिनमें उनके रचयिता प्रार्थना के स्तर को त्याग कर कवि प्रतिभा का भी परिचय देते हैं, जिसे हम वास्तविक काव्यशैली कहते हैं। उसका पूर्ण परिपाक वैदिक काल में नहीं माना जा सकता। ब्राह्मण ग्रंथों में कुछ स्तरों पर तथा इतिहास पुराण काल में सुपर्णाध्याय नामक आख्यान में भी काव्य की आभा स्पष्ट प्रतीत होती है, पर वस्तुतः संस्कृत का आदि महाकाव्य वाल्मीकिकृत रामायण ही है। यही इस काव्यधारा का उद्गम है, जो भास, कालिदास, अश्वघोष, भारवी, माघ आदि विभिन्न स्रोतों में विभक्त होकर संस्कृत कानन को चिरकाल से सिंचती चली आई है। रामायण की सरल, मनोहर एवं अलंकृत काव्यशैली ने कालिदास और अश्वघोष जैसे महाकवियों को पूर्णतया प्रभावित किया तथा परवर्ती कवियों के समक्ष महाकाव्य का आदर्श उपस्थित किया। रामायण की भांति महाभारत में भी कहीं कहीं काव्यशैली लक्षित होती है। महाकाव्यों के लक्षण। दंडी अपने काव्यादर्श में महाकाव्य के लक्षण निम्न प्रकार बताते हैं। महाकाव्य की कथा वस्तु कवि कल्पना प्रसूत न होकर किसी प्राचीन आख्यान अथवा ऐतिहासिक व्रत के आधार पर होनी चाहिए। नायक धीरोदात्त प्रकृति का होना चाहिए। उसमें नगर, समुद्र, पर्वत, ऋतु, सूर्योदय, चंद्रोदय, जल क्रीड़ा, उद्यान विहार, विवाह, यात्रा, युद्ध, विजय प्राप्ति आदि विषयों का वर्णन भी उपयुक्त स्थलों पर होना चाहिए। प्रतिनायक के गुण भी उदात्त हो सकते हैं। महाकाव्य अति संक्षिप्त नहीं होना चाहिए। उसमें श्रृंगार अथवा वीर रस प्रधान रहता है और दूसरे रस गौण रूप में चित्रित होते हैं। संपूर्ण काव्य सर्गों में विभाजित रहता है। सर्ग बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। प्रति सर्ग में एक ही व्रत के श्लोक रहते हैं, किंतु सर्ग के अंत में भिन्न व्रत होना आवश्यक है। मंगलाचरण आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक अथवा वस्तु निर्देशात्मक होना चाहिए। महाकाव्यों के इसी क्रम में पूर्ववर्ती वाल्मीकि, कालिदास, अश्वघोष आदि कृतियों के लक्ष्य को रखकर ही उपयुक्त लक्षणों की सूची संकलित की जाती है। अब यहाँ पर संस्कृत महाकाव्यों का कालक्रमानुसार वर्णन हम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम महाकवि कालिदास को लेते हैं। संस्कृत महाकाव्यों के रचयिताओं में महाकवि कालिदास का स्थान अग्रगण्य है। उनके स्थिति काल का प्रश्न भारतीय साहित्य का एक अत्यंत जटिल और विवादग्रस्त प्रश्न रहा है। भारतीय जनश्रुति के आधार पर कालिदास महाराज विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। कालिदास के नाटकों से भी इस बात की पुष्टि होती है। अपने द्वितीय नाटक विक्रमोर्वशीय के नाम द्वारा तथा उसकी कतिपय उक्तियों द्वारा कालिदास स्पष्टतया अपने आश्रयदाता सम्राट विक्रमादित्य का ही नाम व्यक्त करते हैं। अतः कालिदास के स्थिति काल का प्रश्न सम्राट विक्रमादित्य के स्थिति काल से पूर्णतया संबद्ध है। विक्रमादित्य का समय विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न कालों में निर्धारित कर कालिदास का स्थिति काल 6ठी शताब्दी ईस्वी से लेकर प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व तक भ्रमित कर रखा है। उनके स्थिति काल के विषय में मुख्यतः 3 मत प्रचलित है। प्रथम मत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत। फर्गुसन महोदय का कथन है कि उज्जैनी के राजा हर्ष विक्रमादित्य ने 544 ईस्वी में शकों को कहरूर की लड़ाई में हराकर इस विजय के उपलक्ष्य में विक्रम संवत चलाया। इस संवत को प्राचीन एवं चिर स्मरणीय बनाने के लिए उसने उसे 600 वर्ष पूर्व से चलाकर उसका आरंभ 57 ईस्वी पूर्व में माना। इस मत के अनुसार कालिदास का समय 6ठी शताब्दी प्रकट होता है। इस मत की पुष्टि में यह दिखलाया गया है कि कालिदास के ग्रंथों में यवन, शक,
हूण आदि जातियों के नाम आते हैं। हूणों ने 500 ईस्वी पूर्व में भारतवर्ष पर आक्रमण प्रारंभ किया, अतः इसका उल्लेख करने वाले कालिदास का समय इनके पश्चात ही होना चाहिए। इस मत के विरुद्ध में ये आपत्तियां हैं। पहली, हर्ष विक्रमादित्य द्वारा प्रचलित संवत का प्रारंभ 600 वर्ष ही पूर्व करते हैं, इसका समाधान नहीं है। इसके अतिरिक्त 544 ईस्वा पूर्व से पहले मालव संवत 529 तथा विक्रम संवत 430 के प्रयोग मिलते हैं। रघुवंश में हूणों अथवा अन्य जातियों का वर्णन विदेशी विजेताओं के रूप में नहीं आता। रघु ने अपनी दिग्विजय से उनको भारत की सीमा के बाहर पराजित किया था। चीन तथा मध्य एशिया के इतिहास से भी यह प्रमाणित हो गया है कि ईसा पूर्व पहली या दूसरी शताब्दी में हूण पामीर के पूर्वोत्तर में आ चुके थे। 473 ईस्वी की मंदसौर वाली वत्स भट्टी रचित प्रशस्ति में ऋतुसंहार और मेघदूत के कितने ही पद्यों की साफ झलक दिखाई पड़ती है। ऐसी स्थिति में कालिदास को 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मानना कहाँ तक न्याय संगत है, ये सिद्धांत भारतीय जनचित्तों के भी प्रतिकूल है। अतः आधुनिक समय में इस मत का समर्थक कोई नहीं है। गुप्तकालीन मत। यूरोपीय विद्वानों ने गुप्त नरेशों के समुन्नत साम्राज्य काल में कालिदास का स्थिति काल माना है। कीथ महोदय इस मत के समर्थक हैं कि शकों को भारत से निकालकर बाहर करने वाले, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले तथा अपने पूर्व के मालव संवत को विक्रम संवत के नाम से प्रचारित करने वाले द्वितीय गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे। उनके मतानुसार भारतीय इतिहास के इसी स्वर्ण युग में महाकवि कालिदास ने अपनी कीर्ति कौमुदी का प्रसार किया था। इस मत के समर्थन में यह कहा जा सकता है कि कालिदास के कुमार संभव नामक महाकाव्य की रचना संभवत चंद्रगुप्त के पुत्र कुमारगुप्त के जन्म को लक्ष्य में रखकर की गई है। कालिदास ने गुप्त धातु का बारंबार प्रयोग किया है। 4वीं शताब्दी ईसा की हरिसेन कृत प्रयाग वाली प्रशस्ति में किए गए समुद्रगुप्त के विजय पताका वर्णन में तथा रघुवंश में वर्णित रघु के दिग्विजय में घटनाओं का बड़ा साम्य दिख पड़ता है। कालिदास के ग्रंथों में वर्णित सुख शांति का समृद्ध काल गुप्त काल का ही सूचक है। कालिदास कृत इंदुमती के स्वयंवर वर्णन में ज्योतिषमती चंद्रमसेव रात्रि इंदु नवोत्थान इव इंदुमत्य आदि उक्तियों में चंद्रमा तथा इंदु शब्द चंद्रगुप्त के ही द्योतक है। कालिदास का मालविकाग्निमात्रम नाटक वाकाटक के राजा रुद्रसेन द्वितीय और चंद्रगुप्त की पुत्री प्रभावती विवाह के पर लिखा गया होगा। उनमें जिस अश्वघोष का उल्लेख किया गया है उससे भी समुद्रगुप्त द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ की ओर ही संकेत जान पड़ता है। अतः कालिदास गुप्त काल में विशेषतः चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में हुए होंगे। लेकिन इस मत के विरुद्ध भी प्रधान आपत्तियाँ ये है। पहली, ये संभव नहीं जान पड़ता कि चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे पराक्रमी नरेश ने स्वयं अपना संवत न चलाकर अपने से पूर्व प्रचलित मालव संवत को अपने नाम से जारी किया हो। साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य है, चंद्रगुप्त द्वितीय के पितामह चंद्रगुप्त प्रथम ने स्वयं गुप्त संवत प्रचारित किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा जारी किया गया तथाकथित विक्रम संवत उसके बाद की शताब्दियों में कहीं उल्लिखित नहीं है। दूसरा मत, कालिदास ने कुमार शब्द का प्रयोग सुत, पुत्र, आत्मज की भांति साधारण अर्थ में ही किया है, किसी विशेष प्रयोजन से नहीं। मालविकाग्निमित्रम में जिस अश्वघोष का तथा यवनों की पराजय का उल्लेख हुआ है उसका वस्तुतः संबंध शुंग वंश के प्रवर्तक से है। कालिदास कृत रघु का दिग्विजय वर्णन ऐतिहासिक होता हुआ भी एक कवित्वपूर्ण वर्णन है। तीसरी आपत्ति, किसी गुप्त सम्राट का नाम विक्रमादित्य नहीं था। द्वितीय चंद्रगुप्त की उपाधि विक्रमादित्य थी, नाम नहीं। उपाधि प्रचलित होने के लिए यह आवश्यक है कि उस व्यक्ति का कोई लोक प्रसिद्ध व्यक्ति हो चुका हो, जिससे अनुकरण के बाद महत्वाकांक्षी लोग उस नाम की उपाधि धारण करें। चंद्रगुप्त द्वितीय स्वयं विक्रमादित्य नहीं थे, न तो उनके समय में कालिदास की स्थिति मानी जा सकती है।
प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का मत। भारत में यह बात लोक प्रसिद्ध है कि महाराज विक्रमादित्य उज्जैनी के राजा थे, जिन्होंने शकों को परास्त कर अपनी विजय के उपलक्ष्य में 57 ईस्वी पूर्व के विक्रमी संवत का प्रवर्तन किया। परमार वंश के विक्रमादित्य का वर्णन आता है तो वहाँ उज्जैनी के वे राजा थे जहाँ जिनके विषय में अनेक लोक कथाएँ गढ़ी गई थी। विक्रमादित्य ने शकों को उनके प्रथम आक्रमण में पराजित कर इस क्रांतिकारी घटना के उपलक्ष्य में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में मालव स्थिति नामक संवत का प्रवर्तन किया, जो आगे चलकर विक्रम संवत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कालिदास के जन्म संबंध में अनेक धारणा है, फिर भी विश्व विश्रुत महाकवि कालिदास की भारतीय परंपरा के अपवाद नहीं है। उन्होंने अपने विषय में किसी भी ग्रंथ में कोई संकेत नहीं दिया है। आज उनके काल, जन्म स्थान आदि को लेकर जितना मत वैविध्य है, उतना संभवतः अन्य किसी साहित्यकार के संदर्भ में नहीं है। कालिदास का समय आकलन ईसा की प्रथम शती ईस्वी पूर्व से लेकर 11वीं शती तक किया जाता है। तो उन्हें ईसा पूर्व प्रथम शती का मानना ही उपयुक्त है। धन्यवाद।